चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास जो है ये है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च जो है रिसर्च का एक टाइप है जो कि कॉमनली जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके अलावा ये क्वांटिटेटिव में भी इसका इस्तेमाल है, लेकिन निस्बतन कम है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। क्योंकि हम इस वक्त जो है वो पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के जो टाइप्स हैं वो पढ़ रहे हैं, उनके जो आगे फर्दर कुछ चीज़ें होंगी वही देख रहे हैं। यानी कि हमारे जो सेशन है वो क्वालिटेटिव रिसर्च पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम व्हाट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च, ये सॉरी ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च क्या होती है इसको देखेंगे। उसके बाद ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के अंदर हम किस तरह से जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं और किस तरह से उसको एनालिसिस करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद जो है इसकी एप्लीकेशन जो है जीटी नॉर्मली शॉर्ट में हम लिखते हैं ग्राउंडेड थ्योरी को, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से फील्ड्स के हैं वो थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा पता चल सके कि उनके सब्जेक्ट में इसका इस्तेमाल है या नहीं है। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी इज अ रिसर्च मेथड कंसर्न द जनरेशन ऑफ अ थ्योरी। असल में ये रिसर्च हम तब करते हैं जब हमने कोई नई थ्योरी बनानी होती है, तो ठीक है। जिस तरह हम पीछे पढ़ते आए हैं ना कि प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना होता है या किसी प्रॉब्लम का एनालाइज करना होता है कि न्यू नॉलेज जनरेट करना होता है, या एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर जो है हम फर्दर एक्सपेंशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसर्च का यही काम होता है। लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च हैं, उनका डिफरेंट काम है, उनके डिफरेंट पर्पजेज हैं। तो इस तरह से ये जो रिसर्च का टाइप है हमारे पास, यानी कि ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, इसके अंदर एक्चुअली मकसद जो रिसर्चर का होता है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता, और ना ही एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर मजीद जो है नॉलेज की एक्सपेंशन होता है, बल्कि एक न्यू थ्योरी जो है वो इस्टेब्लिश करना या क्रिएट करना होता है इस रिसर्च के थ्रू। और इसीलिए ये रिसर्च जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है। नॉर्मली जो है इस रिसर्च को लोग एमफिल या पीएचडी के थीसिस में कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके लिए रिसर्चर का ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी research is a systematic methodology that has been largely applied to qualitative research conducted in a by social scientists. अब सोशल साइंसदान या साइंटिस्ट कौन से होते हैं? साइंटिस्ट सोशल एक्चुअली रिसर्चर्स को कहते हैं जो सोशल एजुकेशन की फील्ड के अंदर जो काम कर रहे होते हैं। उसमें बिजनेस एजुकेशन भी हो सकती है, एजुकेशनल साइंसेस भी हो सकती हैं, और बहुत सारे इस तरह से जैसा साइकोलॉजी के सब्जेक्ट हैं वो हो सकते हैं। तो डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं इसके। तो जो नॉर्मली सोशल साइंसेस के रिसर्चर होते हैं उनको हम सोशल साइंटिस्ट कहते हैं। अब डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑकर साइमल्टेनियसली। अच्छा, नॉर्मली हमने जितने भी रिसर्च के टाइप पढ़े हैं उसके अंदर क्या होता है कि पहले हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं पूरे का पूरा, फिर एंड पे जाके उसको एनालिसिस करते हैं। ये प्रोसीजर होता है। लेकिन जो ग्राउंडेड थ्योरी है, क्योंकि ये एक एक्सटेंसिव रिसर्च होती है और इसके अंदर हमने थ्योरी को जो है जनरेट करना होता है, नई थ्योरी बनानी होती है, इसके अंदर हम डेटा कलेक्ट भी कर रहे होते हैं, साथ साथ एनालिसिस भी कर रहे होते हैं उसका, ठीक है। यानी कि कुछ हमने डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद एनालिसिस करते हैं, उसका रिजल्ट लेते हैं, फिर जो है मजीद कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और जो मुख्तलिफ चंक्स के अंदर ग्रुप्स के अंदर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उनका एनालिसिस और रिजल्ट साथ साथ ले रहे हैं, उनको आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर भी करते जाते हैं कि कौन सा चंक हमने कैसे लिया और उसका रिजल्ट क्या आया। तो जो एक ग्राउंडेड थ्योरी है इसके अंदर एक नई बात यह है कि इसके अंदर जो डेटा है वो साइमल्टेनियसली हम साथ साथ कलेक्ट भी कर रहे होते हैं और एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, जो कि बाकी रिसर्चेज में ऐसा नहीं होता। एनालिटिकल मेमोज यूज्ड बिटवीन कोडिंग एंड राइटिंग। अब ये एनालिटिकल मेमोज क्या होते हैं? मेमोज एक्चुअली मैंने शायद आपसे पहले कोई जिक्र किया हो पिछले जो हमने टॉपिक्स किए हैं कि ऑथर वॉइस कहलाता है। ऑथर वॉइस मीन्स जब रिसर्चर एक रिसर्च कर रहा होता है तो उसके अपने कुछ ख्यालात हो सकते हैं जो उसमें लिख सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमने कुछ टाइप ऑफ रिसर्च में देखा कि वहां पर रिसर्चर को ये इजाज़त नहीं होती कि वो अपने ख्यालात को जो है उसके अंदर रिसर्च के अंदर इंक्लूड करे। वो जो देखता है, जो ऑब्जर्व करता है, जो है क्या कहते हैं चीजें जो है वो कलेक्ट करता है, उसी को डिस्क्राइब कर रहा होता है। लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के अंदर ये होता है कि रिसर्चर अपने ख्यालात को, उनके अंदर जो है अपने एक्सपीरियंस को, जो है अपनी ऑब्जर्वेशन को अपनी तरफ से कुछ लिख सकता है, उसके अंदर ये परमिशन होती है, ये प्रोसीजर के अंदर
जो है गुंजाइश होती है। तो इस तरह के जो चीजें होती है उसको हम एनालिटिकल मेमोज कहते हैं रिसर्च के अंदर, कि आपने कोई ऑब्जर्वेशन ली और उसके दौरान आपको लगा कि अच्छा इसका मतलब ये हो सकता है, तो वो एनालिटिकल मेमोज होंगे जो कि रिसर्चर लिखता है अपनी जब कोडिंग कर रहा होता है, जब फाइनल जो है फाइंडिंग्स लिख रहा होता है उसके अंदर वो ऐड कर सकता है। इसके अंदर ये स्पेस होती है, गुंजाइश होती है ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर। Theoretical sensitivity refer to the insight of researcher. It concerns the researcher being able to give a meaning to the data. अब क्या होता है, ये एक टर्म यूज होता है थियोरेटिकल सेंसिटिविटी। थियोरेटिकल सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि रिसर्चर जो है वो इस काबिल हो कि वो जो है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसकी मीनिंग का उसको पता हो। आपने डेटा कलेक्ट किया, कुछ ऑब्जर्वेशन आपके पास आ गई, अब उसका मतलब क्या है, उसका किस तरह से लिखना है, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, और वो सारा उसको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले बात की कि नॉर्मली एमफिल या पीएचडी में इस तरह की रिसर्च कम ली जाती, क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट और ज्यादा एक्सटेंसिव टाइप की रिसर्च है। इसमें ज्यादातर एक्सपीरियंस रिसर्चर इसको लेते हैं, क्योंकि इसको ये जरूरी है कि रिसर्चर जो है एक्सपीरियंस्ड हो, ताकि जिसने डेटा कलेक्ट किया है उसका उसको अच्छी तरह से मतलब पता हो, किस डेटा का मतलब क्या है, इसको मैंने किस तरह से एनालाइज करना है और किस तरह से मैंने जो डिस्क्राइब करना है लोगों के लिए। क्योंकि जो थ्योरी होगी उसको कौन पढ़ेगा, उसको तो लोग ही पढ़ेंगे ना, यानी कि जो स्टूडेंट्स होंगे जो एजुकेशन से ताल्लुक रखते होंगे वही पढ़ेंगे। तो आपने एक पूरी थ्योरी जनरेट करनी है जिसको पूरी दुनिया पढ़ेगी, पूरी दुनिया के अंदर जो वैलिड और रिलायबल होनी चाहिए, जो मानी जानी चाहिए। तो इसके लिए रिसर्चर के लिए लाजमी है कि वह थ्योरेटिकली जो है सेंसिटिविटी को, चीजों को समझता हो। जो डेटा उसने कलेक्ट किया है, जो उसका मतलब है, उसको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, ना कि वो डेटा को गलत तरीके से कोड करे या उसको समझ में ना आए और डेटा का मतलब कुछ हो लेकिन वो कुछ बयान कर दे। इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके बाद डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इन जीटी ग्राउंडेड थ्योरी। अब इसके अंदर मेथड कौन कौन से हो सकते हैं जिसे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर इंटरव्यूज भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हो सकते हैं। तो कोई भी टाइप इसके अंदर इंटरव्यूज का हो सकता है ग्राउंडेड थ्योरी में भी। इसी तरह जो है पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन हो सकती है, यानी कि आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। वो आपकी जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, यानी कि आप इन्वॉल्व हैं साथ एज अ मेंबर, या आप दूर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। बार बार हम पीछे देख चुके हैं, जो पीछे हमने टाइप ऑफ रिसर्च पढ़े हैं। उसके बाद फोकस ग्रुप भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, जिसमें आप छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं और उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं प्रॉब्लम को समझने के लिए। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस भी कर सकते हैं, कि ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर है, कुछ उसके ऊपर जो मटेरियल मौजूद है उनको पढ़ते हैं और उनसे समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, या जो आप चीज बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको हेल्प करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए आप मल्टीमीडिया का भी सहारा ले सकते हैं, वहां से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया क्या होगा, जिसके अंदर आप डिफरेंट पिक्चर्स देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, या फिर फॉर कुछ वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, वो वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आप अपने टॉपिक को या आप जिस एरिया के अंदर रिसर्च कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ये मल्टीमीडिया भी आपका हेल्प करता है डेटा कलेक्शन में, डेटा कलेक्शन के टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये कुछ नॉर्मली टूल थे जो हम इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, किसके अंदर, ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर। उसके बाद जो है इसी के साथ आगे मैंने नई स्लाइड नहीं बनाई, उसी स्लाइड के अंदर ये जो अभी नई आपके पास आ रहा है एक लाइन आ रही है, ये आपकी डेटा एनालिसिस की स्टार्ट हो गई है। तो एक इसके अंदर जो है डेटा एनालिसिस के 3 स्टेप होते हैं नॉर्मली, कि डेटा कैसे एनालिसिस किया जाए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, ओपन कोडिंग करते हैं। ओपन कोडिंग क्या है, दिस इन्वॉल्व्स लाइन बाय लाइन कोडिंग वेयर कॉन्सेप्ट एंड की phrases are identified and highlighted to move into subcategories and then categories। आप क्या करते हैं कि एक एक लाइन को पढ़ते हैं, और जहां जहां जो आपके मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, आपके चाहे इंटरव्यूज लिए हुए हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, उनको आप हाईलाइट करके कोड करते जाते हैं। अब कोडिंग का एक लंबा प्रोसेस है, आगे कुछ इसमें देखेंगे अगली जो हमारे होंगे डेटा एनालिसिस में, उसमें मैं कुछ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कोडिंग कैसे की जाती है। तो पहले हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बाद क्या करते हैं कि उसके अंदर जो कोड्स हो जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आ जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आ जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, उनको हम कोड कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि आगे हमने कैसे लेके। फिर जो कोड्स होते हैं, कुछ कोड्स मिलके, ग्रुप ऑफ कोड्स क्या करता है, सब कैटेगरीज बना देता है। सब कैटेगरीज मिलके जो है आपकी कैटेगरीज बनती हैं।
तो ओपन कोडिंग में हम क्या करते हैं कि पहले जो है आप कोडिंग होगी, कोडिंग जो है वो फर्दर आपकी जो है सब कैटेगरी और कैटेगरी में भी कन्वर्ट होगी। तो ये एक बड़ा एक्सटेंसिव काम होता है जो आपका कोडिंग का, जो डेटा एनालिसिस का। ये थोड़ा सा मुश्किल भी है और थोड़ा सा इसकी लेंथ भी होती है, और इसके लिए ज़रूरी है कि बंदे को थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो और काम किया हुआ हो, वरना इतना ईजी नहीं है ये। लेकिन इंशाल्लाह आगे हमारे जो टॉपिक आ रहे हैं डेटा एनालिसिस के, उसमें मैं कुछ छोटा सा एक दो एग्जाम्पल लेंगे, एक दो पेजेस की, जब हम कुछ डेटा लेंगे और उसको हम कोडिंग करके देखेंगे कोडिंग किस तरह से होती है। एक्सियल कोडिंग होती है, एट दिस स्टेज रिलेशनशिप आर आइडेंटिफाइड बिटवीन कैटेगरीज एंड कनेक्शन आइडेंटिफाइड। अब इसमें क्या होता है कि पहले मरहले में, पहले स्टेज पे आपने कोडिंग कर ली, उनकी जो हमने सब कैटेगरीज भी बनाई हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक्सियल कोडिंग में, यानी कि सेकंड स्टेज जो होता है, उसमें देखते हैं कि जो डिफरेंट आपकी कैटेगरीज हैं उनके अंदर रिलेशनशिप क्या है। देखिए कुछ कैटेगरीज ऐसी होंगी जो आपस में मिलती जुलती होंगी, एक जैसी होंगी, तो उनको हम एक ग्रुप में बना लेके जा सकते हैं। कुछ उससे डिफरेंट होंगी। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सेकंड स्टेज में ये देखना होता है कौन सी सिमिलर है, कौन सी डिफरेंट है। फिर हमारे ऊपर रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, हमने उनसे मैच करना होता है कि कौन सी कैटेगरीज जो है रिसर्च क्वेश्चन 1 से मैच कर रही हैं, कौन सी जो कैटेगरीज है वो रिसर्च क्वेश्चन 2 की तरफ जा रही है, कौन सी हमारी कैटेगरीज हैं जो रिसर्च क्वेश्चन 3 की तरफ जा रही हैं। नॉर्मली 2-3 तो रिसर्च क्वेश्चन लाजमी होते ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, उनको हम कोशिश कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं रिसर्च क्वेश्चंस के साथ। और फाइनली जो है आपकी जो लास्ट स्टेज होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कैटेगरीज आर देन इंटीग्रेटेड इनटू टुगेदर एंड जीटी आइडेंटिफाइड। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कैटेगरीज बन जाती हैं, फिर उसको हम क्लासिफाइड भी कर लेते हैं, अलग अलग भी कर लेते हैं, क्वेश्चन वाइज भी हम उनको कनेक्ट कर लेते हैं हर क्वेश्चन के साथ। फाइनल जो स्टेज होता है उसके अंदर हम ये करते हैं कि कैटेगरीज को मिलाकर फाइनल अपनी हमारी थ्योरी तैयार हो जाती है, जिसको अब हम लिखना शुरू करते हैं और इस फॉर्म में लेके आते हैं कि थ्योरी नजर आना शुरू हो। तो इस तरह से जो है जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको एनालिसिस करके हम एक थ्योरी तक पहुंचते हैं कि किस तरह से थ्योरी एक जनरेट हो सकती है। यकीनन ये मुश्किल मरहला है, लेकिन यहाँ तो हमने एक जो है स्लाइड के अंदर 2-3 पॉइंट पढ़े और हमने कहा ये हो गया। लेकिन जाहिर बात है जब करने जाते हैं फील्ड के अंदर, तो इट इज नॉट अ इजी प्रोसेस, इट इज वेरी लेंथी प्रोसेस एंड इट्स आल्सो वेरी एक्सटेंसिव प्रोसेस। हो सकता है आपने डेटा कलेक्ट किया हो, लेकिन काफी आगे चल के आपको पता चला कि आप किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रहे, तो फिर आप दोबारा से रिवाइज करेंगे, फिर आप डेटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे, फिर आप एनालिसिस करना शुरू करेंगे। ये इसीलिए जो है साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, डेटा कलेक्ट भी कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, ताकि साथ साथ पता चल जाए कि हम राइट डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। या जिस तरफ हमने एक जो है अपना मैप बनाया हुआ है, जो हमारा प्रपोजल कह रहा है कि एंड पर इस तरह की चीज आनी चाहिए, उस तरफ हम जा ही नहीं रहे। ठीक है, इसलिए ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही होती है। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये बता रहा है कि ये पूरी एक जो है ग्राउंडेड थ्योरी किस तरह से बनती है। जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, आप उसे कोडिंग करते हैं, सब कैटेगरीज बनती हैं और कैटेगरीज को मिला के आप फाइनली थ्योरी बनाते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। नॉर्मली ये तकरीबन सभी साइंसेस के अंदर इसका इस्तेमाल है, यानी कि जो भी डिसिप्लिन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं तकरीबन हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है इसको। सोशल साइंसेज बहुत बड़ा एरिया है, अगर आप सब्जेक्ट देखें तो बहुत सारे सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं सोशल साइंसेज के। तो सोशल साइंसेज वाले इसको बहुत कॉमनली इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन नॉर्मली फिर वही बात है कि एमफिल वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। उसके बाद बिजनेस एजुकेशन, एमबीए वगैरह इस तरह की जो भी है, बिजनेस से और मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है नॉर्मली। उसके अंदर हेल्थ साइंसेज के अंदर बहुत कॉमनली यूज है इसका, ग्राउंडेड थ्योरी का। उसके बाद कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी बहुत कॉमन यूज है इसका। प्योर साइंसेज में भी इस्तेमाल है, लेकिन निस्बतन बाकी जो मैंने ऊपर जिक्र किए उनसे कम इस्तेमाल है। प्योर साइंसेज होती है नेचुरल साइंसेज, जिस तरह आपकी केमिस्ट्री वगैरह और इस तरह केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट हैं उसमें। और उसके बाद अप्लाइड साइंसेज में भी इसका काफी इस्तेमाल है, लेकिन जो पहले 3 वाले में 4 पॉइंट्स बताए उनके अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल है इनका। तो ऑलमोस्ट हर फील्ड ही जो है, हर फील्ड का बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर वो इसको हैंडल कर सकता हो तो। ठीक है, तो अभी साथ ही रहिएगा, एक हमारे पास स्लाइड और है, वो भी हमने